स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का हैज द रेट वीडियो। उसका आज हम लोग सेट 4 देखने वाले हैं हिंदी का। इसी प्रकार से आप लोगों का सभी सब्जेक्ट का सेट 5 आने वाला है। इससे पहले आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं, हैज द रेट 1, हैज द रेट 2, हैज द रेट 3, हैज द रेट, ठीक है, तो ये सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न पे। ये सारे प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा तो पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए, इसलिए आप लोगों को इसे हल करना बहुत ही जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या पे। यहाँ तो सबसे पहला दिख रहा होगा सेट 5, ठीक है। खंड खंड क में बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या बोल रहा है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है। यह हमें प्रकृति से विरासत में मिला है। यह हम सबका पालनकर्ता और जीवन धार है। प्रस्तुत पर्यावरण रक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। पेड़ पौधे और जानवर हमारे मित्र हैं, इसलिए बड़े बड़े बाग बगीचे और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है। और बड़ा जूम कर दी क्या, आगे देखते हैं। चलिए, फेफड़ा कहा जाता है। इसके आगे देखेंगे क्या है। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य का कार्य माना जाता है। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन, आंवला जैसी उपयोगी वृक्ष के रोपण को महान धार्मिक कृत्य माना गया है। पेयजल स्रोतों के निकट मल मूत्र त्याग को पाप कर्म का माना जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या बोलते हैं आगे क्या है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि कल कारखाने के निकलने वाले प्रदूषित जल और कूड़े कचरे के शुद्धिकरण की व्यवस्था की जाए। सरकारी स्तर पर इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण रोकने में हम स्वयं भी सहयोग दे सकते हैं। यह काम हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहला यह कि हम गंदगी ना फैलाएं और दूसरा यह कि यहाँ गंदगी हो उसे साफ करने में सहयोग दें। अपने आसपास की नलियां को साफ रखें और जहाँ तहाँ कूड़े कचरा आदि ना फेंकें। खुले में मलमूत्र विसर्जन ना करें। साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक युग के चारों प्रकार के प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जैसे फैल रहे हैं। भविष्य में इनकी दुष्प्रभाव कितनी फैलेगी बताना मुश्किल है, ठीक है। क्या है पहला प्रश्न कि हमें प्रकृति से विरासत में क्या मिला है। तो हमें प्रकृति से विरासत में क्या मिला है, तो मिला क्या है, पर्यावरण। ये तो हम ऊपर में देखे थे, पर्यावरण था, आंसर इधर लिखा हुआ भी है, ठीक है। बड़े बड़े बाग बगीचे और पार्कों को क्या कहा गया है, तो बड़े बड़े बाग बगीचे और पार्कों को हम शहर का फेफड़ा कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना कौन सा कार्य है, तो पुण्य का कार्य है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। सब ऊपर में पढ़े हुए प्रश्न है, ठीक है, और बहुत ही आसान है, इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है। धीरे धीरे 5 सेट आप लोग मार लीजिए, आप लोगों का 90%, ठीक है, यानी कि 90% फिक्स हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या है। दोनों में से क्या तुम्हें चाहिए। अच्छा, हमारा पर्यावरण हमारा कैसा कवच है, तो रक्षा कवच हम देखे थे। आगे क्या है बोल रहा है, निम्नलिखित काव्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। इसी प्रकार से एग्जाम में भी प्रश्न पूछते हैं। आगे देखेंगे क्या बोल रहा है। 2 में से क्या तुम्हारा चाहिए, कमल या की तलवार। मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति अजय अपार। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जागने वाली दिल है नहीं, दिल है, दिल ही नहीं दिमागों में भी
आग लगाने वाली पैदा करती कलम, विचार के जलने अंगारे और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा, मारे लहू गर्म रखने को रखो मन से ज्वलित विचार, हिंस जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार, एक भेद है और जहाँ निर्णय होते नारी नर नारी, कलम उगलती आग, जहाँ अक्षक बनते हैं चिनगारी। इसे प्रश्न आगे और क्या बोल रहा है, जहाँ मनुष्य के भीतर हरदम जलते हैं वहाँ से बिजली निकलती हुई होते दिमाग में गोल, जीत लोग पलटते लहू में क्या है, सही से दिखाई नहीं दे रहा है, क्या है बोल रहा है कि हलाल हल की धारा, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में हुई नहीं तलवार। देखिए क्या है, 5 में प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश के कलम और तलवार को के मनुष्य की जिन शक्तियों के लिए प्रस्तुत किया गया है, तो किन शक्तियों का प्रस्तुत किया गया है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अहिंसा और हिंसा का। ठीक है, 6 नंबर देखेंगे, हिंसा जीवन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हिंसा जीवन से बचने के लिए तलवार उठाना चाहिए। ठीक है, आगे क्या 7 नंबर, कलम देश की कैसी शक्ति है, तो कलम देश की जो है बड़ी शक्ति है। 8 नंबर प्रश्न देखें क्या बोल रहा है कि कमल किसके जलते अंगारे पैदा करती है, तो कमल किसके जलते अंगारे पैदा करती है, तो विचार की। आगे देखेंगे 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। पहला क्या बोल रहा है 9 नंबर कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण पूछ रहा है, हम जानते ही हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें एक ही उद्देश्य हो। ठीक, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मयूर नाच रहा है। आगे क्या 10 नंबर, और एवं या परंतु ताकि इसलिए लेकिन इत्यादि किस प्रकार के अवयव हैं, मतलब कि क्वेश्चन मार्क। ठीक है, किस प्रकार का अवयव है, तो हो जाएगा समुच्चय बोधक। 11 नंबर देखेंगे क्या है, वह रात अथवा दिन मेहनत करता है, सभी अवयव पद को चुने। वह रात और क्या होना चाहिए, और दिन मेहनत करता, रात और दिन मेहनत करता है। 12 नंबर देखेंगे क्या है, मैं चुपचाप सुनता रहा और वह बकबक करता रहा, यह कौन सा वाक्य है, मैं चुपचाप सुनता रहा वह रात भर बकबक करता रहा, यह बीच में यानी कि और का बोध हो। ठीक है, जैसे कि बीच में यहाँ और दिख रहा है ना, ये और इसका बोध हो, यानी कि हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। 13 नंबर देखेंगे, यथासंभव कौन सा समास है। ठीक है, यथासंभव कौन सा समास है, तो यथासंभव समास हो जाएगा आपका अव्ययी भाव। 14 नंबर देखेंगे, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य हो जाएगा, मतलब कर्ता को प्रधानता दिया जाता है तो हो जाएगा कर्तरी वाच्य। ठीक है, फिर से बोल रहा है गद्यांश दिया हुआ है, ध्यान पूर्वक पढ़े और 15 से 18 तक के उत्तर दें। तो चलिए हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ा जाना अच्छा नहीं लगा, मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बक्सा पर टंगे हुए बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे के लिए अभी अभी एक गली से निकला ही था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस की टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुनिया भी नहीं, दुकान भी नहीं, फ्री लगाता है,
हवलदार साहब चक्कर में पड़ गया। पूछना चाहता था कि इसे कैप्टन क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पानवाले ने साफ साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप से बैठकर चले गए। ठीक है, इतना छोटा सा कहानी था। देखते हैं आगे क्या है प्रश्न इस पे 15 से 18 तक के लिए कि हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा। तो जो हवलदार साहब को था, एक पान वाले के द्वारा, ठीक है, एक पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना उसे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, 16 नंबर देखेंगे प्रश्न क्या कि बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? तो ये था आपका कैप्टन। ठीक है, आगे देखेंगे 17 नंबर प्रश्न क्या है, कैप्टन क्या काम करता था? तो कैप्टन क्या काम करता था? फेरी लगाता था, ये तो स्पष्ट से लिखा हुआ है। 18 नंबर देखेंगे हवलदार साहब पानवाले से क्या जानना चाहते थे? तो हवलदार साहब पानवाले से क्या जानना चाहते थे? तो ये हो जाएगा कैप्टन के बारे में। ठीक है, आगे देखेंगे 19 से 22 नंबर प्रश्न जो कि ध्यानपूर्वक पढ़ना है काव्यांश से और इसका उत्तर नीचे लगाना है। क्या है, उद्धव तुम है अति बड़भागी, अपरत रहस स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी, पर ऊनी बात रहत जाल भीतर, तार रस देहे ना दागी, जोय जला माहे तेल गागरी, बूंद ना ताको लागी पीती नदी में पाऊँ, ना पोखर बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। ठीक है, इस प्रकार से हिंदी में काव्यांश दिया हुआ है। इसका देखते हैं हम लोग उत्तर। गोपिया किसकी अन्याय भक्त थी? तो कृष्ण की, सभी को जानता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्या है, पुरउनी पात का क्या अर्थ है? पुरउनी पात का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा कमल का पत्ता। ठीक है, आगे देखेंगे गोपिया ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो जो गोपिया है तो उद्धव का व्यवहार की तुलना किससे की है? तो वह कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। आगे देखेंगे 22 नंबर प्रश्न क्या है, कौन स्वयं को अबला और भोरी कह रही है? तो स्वयं यानी कि कौन बोल रही है? तो गोपियां ना बोल रही हैं सबको। आगे देखेंगे 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है? 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित प्रश्न के सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यानी कि प्रश्न का उत्तर चुनने वाल रहा है जो नीचे दिए गए हैं। 23 नंबर, बूढ़ा मरियल आदमी कौन था? तो बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी कौन था? तो ये था कैप्टन चश्मे वाला। ठीक है, यही ना था बूढ़ा और मरियल लंगड़ा आदमी। इसके आगे देखेंगे क्या है 24 नंबर, सुई धागे का आविष्कार क्यों हुआ होगा? तो सुई धागे का आविष्कार क्यों हुआ होगा? तो क्या जानते हैं हम, शरीर ढकने एवं सर्दी से बचने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। 25 नंबर देखेंगे, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? तो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? तो जब उसका एकलौता बेटा की मृत्यु हो गई उस दिन देखा गया। ठीक है, आगे देखेंगे 25 नंबर प्रश्न क्या है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? ये तो हम लोग देख चुके थे। क्या है, जब उसका इकलौता बेटा मर गया। 26 नंबर देखते हैं, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये जो पंक्ति है किस कविता की है? तो उत्साह से लिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे 27 नंबर प्रश्न क्या है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि एकटक कौन निहार रहा है? कवि को एकटक कौन निहार रहा है? तो हो जाएगा शिशु या नन्हा बालक। ठीक है, 28 नंबर देखेंगे क्या है, भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे?
तो कौन सा खेल नहीं खेलते थे बताइए। मिठाई की दुकान सजना ये खेलते थे, खेती करना, बरसात का जुलूस निकाला, क्रिकेट नहीं खेलते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 29 नंबर क्या है। लाउन की सबसे सुबह कैसी थी? तो लाउन की सुबह कैसी थी? ये थी आपकी बादले की युक्ति नहीं, शीतल कर देने वाली, बेहद शांत और सुगम थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 30 नंबर देखते हैं। लेखक ने हिरोशिमा में क्या देखा? तो हिरोशिमा में क्या देखा? तो एक हॉस्पिटल देखा था। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न जो है क्या है, खंड खा में अति लघु उत्तर के प्रश्न। ठीक है, किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े, अच्छा प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, गद्यांश से लिया क्या हुआ है 6 प्रश्न, उसका 6 प्रश्न का उत्तर देने बोल रहा है। ठीक है, क्या आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना? जो व्यक्ति दूसरे मुंह को नहीं ताकते हैं वे आत्मनिर्भर होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास बल पर कार्य करते रहना चाहिए। आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र का आत्म विश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबी जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्रत्येक पूरा करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए। स्वावलंबी व्यक्ति समाज राष्ट्र के जीवन में स्वगिर्ण सफलता प्राप्ति कर महामंत्र स्वावलंबन जीवन का अमूल्य आभूषण है। वीरों तथा कर्मयोगियों इष्ट देव हैं। सर्वज्ञ उन्नति का आधार है। जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा उसमें आत्मनिर्भरता होगी। तो ऐसा कार्य नहीं जिससे वह ना कर सके। स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी विपत्ति आ जाए तो वह अपने दृढ़ विश्वास से, अपने आत्मबल से उसे असफल संपूर्ण कर लेगा। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का शिकार नहीं होगा। वह जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाबी होता जाता है। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। आत्मनिर्भर व्यक्ति से क्या समझते हैं? तो आत्मनिर्भर व्यक्ति से क्या समझते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर रहता और समाज और राष्ट्र के विश्वास को पूरा कर किसी भी बात के लिए दूसरे की मदद की अपेक्षा ना करे उसे आत्मनिर्भर व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, यानी कि खुद पे पूरा डिपेंड हो जाता है, आत्मनिर्भर व्यक्ति वही कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 32 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि लेखक के अनुसार आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है। मतलब कि लेखक के अनुसार आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है। तो क्या जानते हैं हम आत्मनिर्भरता का अर्थ कि आत्मनिर्भरता का अर्थ है क्या? आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने आप पर निर्भर रहकर अपना परिवार तथा समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। क्या? अपने पर निर्भर, ठीक है, रहकर अपना परिवार का तथा समाज की एवं राष्ट्र की प्रति आवश्यकता को पूरा करना। ठीक है, आगे देखेंगे 33वां प्रश्न क्या है कि स्वावलंबन जीवन का क्या अर्थ है। ठीक है, स्वावलंबन जीवन का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि स्वावलंबी मानव अपने प्रत्येक कार्य को पूरा कर सफल प्राप्त करता है। क्या करता है? स्वावलंबी मानव, ठीक है, अपने प्रत्येक कार्य को पूर्ण सफलता प्राप्त करके करता है। सफलता स्वावलंबी व्यक्ति के कदम चूमता है। ठीक है, 34वां प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक क्या है। जो है आत्मनिर्भरता, उसका क्या प्रतीक है।
क्या चिन्ह है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भरता का प्रतीक है व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के आत्मविश्वास की भावना। ठीक है, क्या है? व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ठीक है, आगे देखेंगे 35 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है? आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ क्या हो जाएगा इसका? आत्मनिर्भरता का अर्थ है क्या? आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकता की पूर्ति करना। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है कि जीवन के हर क्षेत्र में, क्या जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब कौन होता है? तो जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब कौन होता है? तो ये होता है जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब स्वावलंबी मनुष्य होता है। क्या? जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब स्वावलंबी मनुष्य होता है। आगे देखेंगे 37वां प्रश्न क्या है कि स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी किसका मुंह नहीं देखता है? स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी किसी भी किसका मुंह नहीं देखता, कभी भी किसका मुंह नहीं देखता? तो किसका मुंह नहीं देखता? स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता। स्वावलंबी मनुष्य असफलता का मुंह कभी नहीं देखता है। ठीक है, 38 नंबर देखेंगे क्या है? इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्ष दें। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्ष दें। आत्मनिर्भरता। ठीक है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्ष क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भरता। आगे फिर देखेंगे हम 39वां प्रश्न क्या है? यह खंड ग हो जाएगा। चलिए इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या है? खंड ग लघु उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 6 प्रश्न के उत्तर दे। इसमें 8 प्रश्न है लेकिन 6 प्रश्न का उत्तर देना है। मैं तो यहाँ सभी का दूंगा क्योंकि आप लोगों को एग्जाम लिखना है। क्या है 39 नंबर? वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने के लिए लेखिका को अपनी आंख पर विश्वास हो गया और ना अपने कानों पर? क्या है? ना अपने आंखों पर विश्वास हो गया और ना अपने कानों पर। ऐसा कौन सा घटना थी? क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। लेखिका कॉलेज में हड़ताल करवाने में सबसे आगे रहती थी। एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र पिताजी के नाम आया कि वे आकर मिले और बताया कि उसकी बेटी मनु की गतिविधियां के कारण उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। इस पत्र को पढ़कर वे आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि कॉलेज में जाकर उन्हें काफ़ी बातें सुननी पड़ेगी। उसके कहर का अनुमान करके लेखिका अपने सहेली के घर में छिप कर बैठ गई। कॉलेज जाकर पिताजी को प्रिंसिपल का यह कहना सुनने को मिला है कि वह अपनी लड़की को घर पर बिठा ले क्योंकि उसके इशारे पर अन्य लड़कियां मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है। यह सुनकर पिताजी को अपनी बेटी पर गर्व हुआ और प्रिंसिपल से यह कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इसे कोई वैसी रोक सकता है। वे सुख होकर चर लौटे जब लेखिका की मां ने पिताजी के सुख होने के बारे में बताया तब लेखिका को इस पर सहज विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या है 40वां प्रश्न कि किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ। ठीक है, कौन सा काम पड़ गया जो कि सुई धागे का आविष्कार होना पड़ा? तो क्या है चलिए देखते हैं। अपने तन को ढकने के लिए, स्वयं को गर्मी सर्दी और नंगेपन से बचाने के लिए सुई धागे का आविष्कार होगा। सुई धागे की खोज से पहले मनुष्य नंगा रहता था
वह जैसे तैसे वृक्ष की साल या पत्ती से तन को ढकता था, किंतु उससे शरीर की ठीक से रक्षा नहीं हो पाती थी। अतः जब उसने सुई धागे की खोज कर ली तो उसके हाथ बहुत बड़ी तकनीक लग गई। यह तकनीक इतनी कारगर थी कि आज भी हम लोग इसका भरपूर उपयोग करते हैं। चलिए 41वां प्रश्न देख जाते हैं क्या कि कैप्टन चश्मे वाले के साथ कैसा व्यवहार किया जाना अपेक्षित था। तो कैप्टन चश्मे वाले के साथ कौन सा व्यवहार करे जाना अपेक्षित था, क्या हो जाएगा इसका आंसर। कैप्टन चश्मे वाले के साथ सहानुभूतिपूर्ण एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार किया जाना था चाहिए। वह एक अपंग व्यक्ति था, फिर भी किसी से कुछ मांगता नहीं था, बल्कि नेताजी के सम्मान की रक्षा में अपना योगदान कर रहा था। लोगों का उसी अपेक्षा करना निंदनीय है। वह समाज से सम्मान पाने का पूरा हकदार भी था, ठीक है, जो किसी सम्मान नहीं मिला। आगे देखेंगे 42वां प्रश्न क्या बोल रखा है कि बाल गंगाधर भगत की दिनचर्या लोगों को आचरण का कारण थी, क्यों थी। तो इसका क्या कारण था, तो चलिए देखते हैं। बाल गंगाधर भगत की दिनचर्या लोगों को हैरान कर देती थी। वे भगत जी की सरलता, सादगी और निस्वार्थ पर हैरान होते थे। भगत जी भूलकर भी किसी से कुछ नहीं मांगते थे। वे बिना पूछे किसी की चीज छूते भी नहीं थे। यहाँ तक कि किसी दूसरे के खेत में शौच भी नहीं करते थे। लोग उनके मन खरे व्यवहार पर मुग्ध थे, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है। लोग भगत जी पर तब और भी आश्चर्य करते थे जब वे भोरकाल में उठकर 2 मील दूर स्थित नदी स्नान कर आते थे। वापस पर वे गांव के बाहर स्थित पोखर के किनारे प्रभु भक्ति के गीत तेरा करते थे। उनके प्रति प्रभाती गाने को सुनकर लोग सचमुच हैरान रह जाते थे, ठीक है। आगे देखेंगे 43वां प्रश्न क्या है कि कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के संदर्भ को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। पहला क्या जाएगा, कवि ने बच्चे की मुस्कान के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदु के माध्यम से व्यक्त किया है, ठीक है। पहला क्या है, कवि की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। दूसरा क्या है, ये लगता है कि मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हैं। ग नंबर लगता क्या है कि ये लगता है मानो चट्टान पिघलकर जलधारा बन गई हो। घ नंबर लगता है, ये लगता है कि मानो बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगे हों, ठीक है। 44 नंबर देखेंगे क्या है कि फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्यों व्यक्त करना चाहता है। इसका एक ही कारण था, क्या है, कवि ने फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहा है। ऐसा कहकर कवि यह भावना व्यक्त करना चाहता है कि फसल के उपजाने के लिए फसल को उपजाने में मनुष्य के परिश्रम का महत्व योगदान होता है। मनुष्य अपने धागे से श्रम करके खेत जोतते हैं, बीज बोते हैं और सिंचाई करते हैं, ठीक है। फसल का फलना फूलना किसान के श्रम की गरिमा और महिमा का ही परिणाम है। फसल को जो गरिमा और महिमा प्राप्त होती है वह मनुष्य के हाथों किए गए श्रम के कारण ही संभव हो पाया है, ठीक है। 45वां प्रश्न देखते हैं क्या बोल रखा है कि संगीतकार किन किन रूप से मुख्य गायिकाओं की मदद करते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, संगीतकार मुख्य गायक गायिकाओं के स्तर में खाना
अच्छा अपना स्वर मिलाकर उनकी मदद करते हैं। ख संगीतकार गलती के वाद्य यंत्र बजाकर गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। इनकी सहायता से उतने स्वर में उतना आ जाता है। आगे देखेंगे ख नंबर, प्रयास सभी गायक गायिकाओं के साथ अपने साजिंदे होते हैं और वे गायक गायिकाओं का रंग जमाने में मदद करते हैं। 46वां प्रश्न देखते हैं क्या कि प्रकृति के उस आनंद कहाँ चला गया, विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को अनुभूति हुई कि उसके भीतर कुछ बूंद बूंद कर पिघल रहा है। वह किसी भी अभिशाप राजकुमारी सी नीचे बिखरे भारी मरकम पत्थर पर विशाल क्या है विटकर, ठीक है, झरने के संगीत के साथ अपनी आत्मा का संगीत भी सुनने लगी। जब उनका मन कवयम हो गया, सत्य और सादर्श को छूने लगा, जीवन महसूस होने लगा, उसके भीतर की सारी तमन्नाएं और दृष्टि वासनाएं इसकी निर्मल धारा में बहती जान पड़ी। वह चाहने लगे कि वह आनंद काल तक ऐसा ही बताते रहे। सुनती है, ठीक है। इस प्रकार से यह था आप लोगों के लिए 3 नंबरिया प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। आगे देखेंगे 5 नंबर के प्रश्न, ठीक है। ये सारे को पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। क्या बिस्मिल्लाह खां के कला के अनुयायी उपासक के तर्क सहित उत्तर दें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां कला के अनुयायी उपासक थे। उन्होंने 80 वर्ष तक लगातार शहनाई बजाई। उसने पढ़कर सुनाई शहनाई बजाने वाले भारत भर में अन्य कोई नहीं थे हुआ। फिर भी वे अंत तक खुदा से सच्चे सुर की मांग करते रहे। उन्हें अंत तक लगा रहा कि शायद अब भी खुदा उनके कोई सच्चा सुर देगा, जिसे पाकर वे श्रद्धालुओं की आंखों में आंसू ला देंगे। उन्होंने अपने को कभी पूर्ण नहीं माना। वे अपने पर झलते भी थे कि वे क्यों नहीं अब तक शहनाई को सही ढंग से बजाना नहीं आया। इससे पता चलता है कि सच्चे कला उपासक थे। वे 2-4 राग गाकर उस्ताद नहीं हो गए। उन्होंने जीवन भर अभ्यास साधना और जारी रखी। ठीक है, आगे देखेंगे 48वां प्रश्न क्या बोल रहा है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा का क्या क्या विशेषता बताई है। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताई है, जो कि पहला हो जाएगा, वीर योद्धा युद्ध भूमि में अपनी करनी करके दिखाते हैं। वे अपने वीरतापूर्ण कार्यों से अपना परिचय देते हैं। वीर योद्धा अपनी मुंह से अपना बखान स्वयं नहीं करते हैं। वीर योद्धा धैर्यवान एवं क्षोभ रहित होते हैं। वीर योद्धा कभी अपशब्द नहीं बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अथवा करके दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि विकल उनमें थे, उनमें विश्व के निगाद के सकल जन आए, अगाध दिशा से अंतर से घन ताप्त धारा जल से भीतर शीतल कर दो, बादल गरजो। क्या है उत्तर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, हे बादल तुम बरसने के लिए बेचैन थे और
उन्मने से प्रतीक हो रहे थे। विश्व के लोग पीड़ित एवं प्यासे थे। सभी लोग तुम्हारी ओर आशा भरी नजरों से देख रहे थे। जहाँ बादल क्रांति के प्रतीक बना रह जाते तो कोई लोग क्रांति को अपना समस्याओं से मुक्ति के रूप में देखते हैं। तब ये क्रांति के बादल अगाध दिशा से आकर इस उजलती धरती पर जल बरसाकर इसे शामिल कर देते हैं। यह बादल जहाँ एक और पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने में दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विंध्वरा विकल्प और क्रांति की द्योतक को संभव करने वाली है। आगे देखेंगे 49वां प्रश्न क्या है। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी जिक्र किया गया है। प्रदूषण की ओर से कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं लिखिए। क्या है। सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल में लगातार कमी हो जा रही है। क्या जाएगा। प्रदूषण के और भी कई दुष्प्रभाव सामने आते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। पहले वायु प्रदूषण के कारण हमें सांस लेने में स्वच्छ वायु नहीं मिल पा रही, जिससे सांस और हृदय रोग बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा क्या जाएगा। जल प्रदूषण के कारण हम अच्छे जल पीना पड़ रहा है अस्वच्छ जल यानी खराब जल पीना पड़ रहा है। इससे पेट में रोग, त्वचा के रोग बढ़ रहे हैं। आगे आते ध्वनि प्रदूषण के परिणाम बहरेपन का रोग तथा हृदय के रोग बढ़ रहा है। 50वां प्रश्न देखते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संकेत बिंदु के आधार पर विषय पर लगभग 150 शब्दों पर निबंध लिखिए। ठीक है। पहला क्या है। परिश्रम का महत्व। दूसरा है कर्म ही जीवन है, आराम हराम है। तो इसमें से हम पहले क्या लिखते हैं। भूमिका। श्रम जीवन का सत्य, उन्नति और विकास, सहायक परिश्रम से लाभ निष्कर्ष। ठीक है। चलिए देखेंगे क्या है कि भूमिका। यह संसार ही कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र में श्रम के अभाव में कहीं भी सफलता नहीं मिल सकती है। हर व्यक्ति के जीवन का अपना अपना लक्ष्य होता है। कोई भी व्यक्ति श्रम के बिना अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। यह संसार की कर्म क्षेत्र है। श्रम के द्वारा ही विश्व जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त किया जा सकती है। ठीक है। आगे देखेंगे श्रम जीवन का सत्य। तो श्रम जीवन का सत्य क्या है। श्रम ही जीवन का सत्य है। यही जीवन को उसका अर्थ देता है। श्रम मानव जीवन को गतिशील बनाता है, उसका अर्थ देता है। अच्छा, गतिशील बनाता है। गतिशील व्यक्ति को ही जीवन माना जाता है। गति ही जीवन का मानदंड है। श्रम की अपेक्षा करने से जीवन की गति रुक जाती है। ठीक है। मतलब कि श्रम की अपेक्षा करेगा तो जीवन की गति रुक जाएगा। आगे देखें उन्नति और विकास में सहायक। उन्नति और विकास में किस प्रकार से सहायक हुआ है देखते हैं। चलिए। परिश्रम व्यक्ति के सभी प्रकार की कठिनाइयों की संघर्ष करते हुए अपने रास्ते का निर्माण करने का अदम्य साहस होता है। परिश्रम व्यक्ति कर्महीन और भाग्यवादी नहीं होता है। जिस किसी भी क्षेत्र में आप देख परिश्रम व्यक्ति पर ही जीवन में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वह भाग्य के भरोसे छोड़ अपने कर्म को मगन रहता है। उसका पुरुषार्थ हमेशा चमकता रहता है और परिश्रम के द्वारा ही जीवन के संघर्ष में हमें सफलता मिल पाती है।
इस संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनकी महानता के मूल में उनके कर्म और श्रम की शक्ति छिपी हुई है। आज विश्व में जितने वैज्ञानिक तकनीकी आदि क्षेत्र में बड़े बड़े खोजें, नए नए आविष्कार और निर्माण हो रहे हैं, वे सब परिश्रम के ही फल हैं। आज मनुष्य अपनी साधना और श्रम में के बल पर ही अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त कर सकता है, जैसे कि परिश्रम के लाभ। कर्महीन व्यक्ति के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है। भाग्यवादी व्यक्ति समाज तथा देश की उत्थान में बाधक ही होते हैं। श्रम करना मनुष्य का धर्म है। जो लोग श्रम नहीं करते हैं उनके भोजन भी नहीं पचता, उनका शरीर शिथिल बना रहता है, वे अनेक बीमारियों से घिरे रहते हैं। शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति दीर्घजीवी होते हैं। क्या है आगे? शारीरिक और मानसिक श्रम अपने करने वाले का ही बौद्धिक विकास होता है। यह विद बचाव बाधाओं को देखकर कभी घबराता नहीं है, वह अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है? वस्तुतः जीवन को सुखमय बनाने की आधार शक्ति कर्म और श्रम की ही है। स्पष्टता, कर्म ही जीवन है, आराम हराम है। ठीक है। दूसरा क्या है? खेलकूद का महत्व। तीसरा है परोपकार। चलिए आप लोग इसका PDF मैं डाल दूंगा, आप लोग इस पे लिख लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। चलिए 51 नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है कि अपने मित्र के वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखे। ठीक है, चलिए लिखते हैं बधाई पत्र। परीक्षा भवन, दिनांक 18 फरवरी 2025। इस बार कितना तारीख को है आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, क्या है देखते हैं। तबर साल का ये 2025 का पेपर किताब, इसलिए 2025 का मैं नहीं खरीद पाया हूँ। ठीक है, क्या है? मित्रवर संजय स्नेह, कल समाचार पत्र में तुम्हारा नाम पढ़कर अपार प्रसन्नता हुई कि तुमने पूरे प्रदेश में वाद विवाद प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ पदक का सम्मान प्राप्त किए हैं। यह सम्मान वास्तव में तुम्हारे लिए गौरव का विषय है। यह समाचार पत्र पढ़कर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा कि तुम्हें अपनी प्रतिभा का यह सम्मान मिलना ही था। ईश्वर करे तुम्हारी वह वक्तृता दिनों दिन बढ़ती जाए। तुम्हारा मित्र मुकेश। इस प्रकार से तो लिख लेना है। आगे क्या है? अपने पिता के पास एक पत्र लिखकर पुस्तक खरीदने के लिए 200 रुपये मांगना है। आराम से मांग लीजिएगा। चलिए इसे छोटा पढ़ लेते हैं। क्या है? रांची, दिनांक 18 मार्च 2025। जो तबर साल का जो हिंदी का पेपर था 18 मार्च को था। ठीक है, पूज्यवर पिताजी, सादर प्रणाम। मुकेश, आपका पत्र अभी अभी मिला। मुझे आपका पत्र अभी अभी मिला। आपने मुझे अपना समाचार लिखने को कहा। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैं सकुशल हूँ। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मुझे कुछ किताब की कमी के कारण पढ़ाई में कठिनाइयाँ का अनुभव हो रहा है। क्या आपकी कृपा करके मुझे 200 रुपये किताब खरीदने भेज दें। आप शीघ्र मनी ऑर्डर द्वारा 200 रुपये भेज दें ताकि मैं पुस्तक खरीद सकूं और अपना पढ़ाई सुचारू रूप से जारी कर सकूं। ठीक है, बड़े लोगों को मेरा प्रणाम और छठे को मेरा आशीर्वाद। एक और पत्र है, इम्पोर्टेंट सभी हैं। अपने विद्यालय में पीछे के पानी की सुचारू व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, एक क्या है? एक आएगा आप लोगों का छोटा सा विज्ञापन तैयार करना, सिंपल सा। क्या है?
पर्यावरण के प्रति जागरूक बढ़ाने के लिए 50 शब्द में विज्ञापन तैयार करें। इधर लिखना है परीक्षा की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा दुनिया की रक्षा। ठीक है, पर्यावरण का रखे ध्यान तभी बनेगा देश महान। पर्यावरण का रखे ध्यान तभी बनेगा देश महान। बड़ा बड़ा अक्षर में लिख लेना है। आइए हम सब मिलकर प्रण ले, अपने मोहल्ले को साफ रखेंगे, नदी को गंदा नहीं करेंगे, हम पेड़ को नहीं काटेंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे। प्रकृति का ना करे हरण, प्रकृति का ना करे हरण, आओ बचाओ पर्यावरण। अथवा कर क्या है, सड़क सुरक्षा है तो आकर्षण विज्ञापन 50 शब्दों में से भी लिखना है। सड़क सुरक्षा तो जीवन सुरक्षा। सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों का पालन करें। ठीक है, लापरवाही से वाहन ना चलाए, अपने और अपने परिवार का जीवन बचाए। सुन लो ये अनमोल वचन, सदा सड़क पर रखो ध्यान, तेरा एक परिवार है जिसका बसती है तुम्हारे में जान। शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, मौत को आमंत्रित करना है। शराब पीकर गाड़ी चलाना मौत को आमंत्रित करना है। आपकी सुरक्षा अपने परिवार की सुरक्षा। ठीक है, ये था आप लोगों के लिए हिंदी। ठीक है, क्या HINDI हिंदी। सेट 4 मैंने देखा। ठीक है, सेट 4, जिसमें से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले सेट 1, अच्छा सेट 1, सेट 2 या सेट 3 मैंने बता रखा है। आप लोग इससे पहले प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अपना पढ़ाई को बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेगा अगले और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।